हेलो हेलो हेलो। हाउ आर स्टूडेंट? कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अलग सब्जेक्ट लेके आए हैं जो आपका पीडियाट्रिक है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें हमने ढेर सारे जो भी स्लाइड इसमें लिखा हमने वो भी और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। तो डियर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना या कमेंट करना है मुझे अच्छा लगता है और मुझे पावर देता है। मैं आपके लिए करता हूँ। तो डियर कहीं से भी ये मैटर तो बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रयास कर रहा हूँ कहीं से, क्योंकि आप मुझे जानते हो, ठीक। मैं आपको जानता हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सरल और सिंपल एकदम सही सटीक और संपूर्ण ज्ञान पूरा देते हैं। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, लेकिन जैसे ही आप हमें आज मतलब कि एडिक्ट हो गए, मतलब जैसे कि आप हमें जानने लगे और समझने लगे, उसके बाद मेरी क्लास को देखिएगा, आप अच्छे से आप जानने समझने ले जाएंगे। तो डियर देर नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग में आज हम लेके आए हैं पहला क्लास जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आपका है, देखिए आज हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी हम माउथ से स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक। माउथ से स्टार्ट करेंगे इसमें, जिसमें पहला हम बात करेंगे, अभी और भी बात करेंगे। पहला हम ये बात करते हैं इसका कि क्या है आपके बहुत मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए। तो डियर अगर आपके देख लेने और लाइक कर लेने से अगर आपको जैसे ऐसा लगता है ना आपसे फीस है ना कुछ लिया जा रहा है, तो लाइक कर लेने से हम कहते हैं कि बहुत ढेर सारे चैनल वो करते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपका जो ये कमेंट है और वो लाइक है और सब्सक्रिप्शन है वही मुझे सपोर्ट देगा, क्योंकि मैं आपसे सपोर्ट यही मांग रहा हूँ, ना ही कुछ वो मांग रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपकी एज यूर विश स्वेच्छा पे है। अगर आपको मैटर अच्छा लगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे, क्योंकि ढेर सारे मैंने कैंसर पर भी इतने क्लास लिए हैं, कैंसर का भी दिए हैं, तो उस पर आप देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ऐसे पास कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो उसके लिए धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं, करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ माउथ, ठीक। यानी जो चाइल्ड है, बेबी है, बच्चा है जो न्यू बॉर्न है, ठीक, न्यू बॉर्न बेबी में उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला, ठीक। अब ये प्रॉब्लम देखने को मिला क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक। ये दरअसल एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ठीक, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान दरअसल डियर इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एम्ब्रियोजेनेसिस यानी यूट्रस में जब फीटस डेवलपमेंट कर रहा था, तो उस टाइम यानी प्रेगनेंसी से फिफ्थ या एट्थ वीक के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है क्या, बेबी का फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी सेल है जो फेशियल मसल और फेशियल बोन का निर्माण करती हैं, वो अपना शेप लेना स्टार्ट कर देती हैं कब, 5 to 8 मंथ में। उसी टाइम अगर कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो गया, कोई ड्रग्स हो गया, कोई कार्सिनोजन कोई ड्रग्स हो गया, टेरेटोजेनिक ड्रग्स हो सकता है, या जो भी है काजेज, या फिर हिस्ट्री हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, या फिर जीन में ही ऐसा दिक्कत हो, उसकी वजह से इसी दौरान सही से क्या क्लेफ्ट जो लिप सही से नहीं डेवलप होगा और क्लेफ्ट में। अभी हम डिटेल में बात करते हैं तो पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन अगर क्लेफ्ट लिप मतलब कि कटे होठ, जिसे बोलते हैं कटे होठ, ठीक, होठ। ऐसा बच्चे जो बच्चा डिलीवर होगा उसके होठ कटे होंगे और पैलेट भी अलग होंगे, ठीक। तो ये पैलेट में आप लोग जानते हैं, पैलेट का मतलब आपके जो अपर मैक्सिला में कहा मैक्सिला में
मैक्सिला में दो पैलेट को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्ड पैलेट, हार्ड हार्ड पैलेट, ठीक, और दूसरा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इंटीरियर होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे होता है। तो आप जैसे ही देखिए, अगर उंगली डाल के आप अगर अपर साइड में अगर पीछे आप टच करें तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आएगा, और आगे की तरफ ऐसे टच करिए, कभी खाते वक्त कुछ चिपक जाए तो आप उंगली करके देखेंगे तो हार्ड नजर आता है, तो वो मैक्सिला बोन है, ठीक। अभी मैं बता रहा हूं तो आप पहले देख लीजिए। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर कंजेनाइटल, क्या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है, ठीक। कौन सी गड़बड़ी है? कंजेनाइटल है, यानी जीन से ही प्रॉब्लम है। रिजल्टिंग फ्रॉम द, यानी कि पैदा होता है, ठीक, यानी कि फ्रॉम द फेलोर ऑफ फ्यूजन। देखिए फेलोर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेसेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट, यानी इंट्रा यूट्राइन द डिफेक्ट में अकर आइदर अलोन आर टुगेदर, ठीक। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम कब होता है? जब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब फीटस डेवलप करता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए फीटस जब डेवलप करता है, देखिए ये मैं बोन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये बना रहा हूं, गड़बड़ हो गया फिर से। देखिए मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे फीटस में जो हेड का डेवलप और फेस का डेवलप होता है, हेड और फेस का डेवलप होता है, तो उसी टाइम ये जो है मैक्सिला के दोनों प्रोसेसेस क्या होते हैं? डेवलप होते हैं और आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। तो ये उसी टाइम अगर डिफेक्ट हुआ, गड़बड़ हुआ, तो ये मैं फीटस का स्कल बना रहा हूँ, स्कल और फेस दोनों मिला के मैक्सिला और मैंडिबल दिखा रहा हूँ। एक्चुअली हमें इसमें दिखाना है कि जो मैक्सिला होता है वो फ्यूज करता है। अगर यही फ्यूज करना अगर फेल हो जाए या फ्यूज किसी कारणों से वजह से ना करे, ठीक, तो ये दिक्कत आ जाती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। देखिए ये क्या है? ये मैक्सिला है, ठीक, और ये मैंडिबल है, ठीक, मैंडिबल, ठीक, मैंडिबल है। ये क्या होता है? मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल होता है, ठीक, मूवेबल बोन होता है। अगर आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक ट्रिक लिख लीजिए, मंडोला। मैंडिबल मतलब मंडोला, मंडोला मतलब डोल गया, ठीक, यही तो याद करने में आसानी रहेगा। मंडोला, मैक्सिला इमूवेबल होता है। तो देखिए मैं बनाने की कोशिश कर, ये क्या है? ये मैंडिबल है, ये जहाँ पे टीथ होगा, ये फीटस का मैं स्कल बना रहा हूँ। इसमें हमें दिखाना है कि जो मैक्सिला होता है, जहाँ क्लेफ्ट पैलेट होता है, उसको फ्यूज करता है उस टाइम। तो ये कब फ्यूज करता है? प्रेगनेंसी से फिफ्थ या एट्थ वीक तक फ्यूज करने लगता है या बनने लगता है, पूरी तरह बन जाता है, ठीक। ये उसी टाइम फ्यूज ना करे, अगर फ्यूज ना करे तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, ठीक। अगर ये सही से फ्यूज कर गया तो नो एनी एबनॉर्मेलिटी, क्या? नो एनी एबनॉर्मेलिटी, ठीक। देखिए तो इसमें जब ये फ्यूज कर जाएगा तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हुआ। अगर नहीं फ्यूज किया तो ये क्या? आपस में सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है तो इससे क्या आ जाता है? पैलेट नहीं पूरा फ्यूज नहीं होता है तो क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, क्या? क्लेफ्ट पैलेट। देखिए ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाएगी, ये फ्यूज नहीं करेगा। तो देखिए इसमें सेपरेट हो गया, एक स्पेस आ गया, यानी क्लेफ्ट पैलेट हो गया। ये क्या हो गया? क्लेफ्ट पैलेट, ठीक। तो इसमें पैलेट अगर फ्यूज कर गया तो, अगर जैसे फ्यूज कर गया तो नॉर्मल है, और नहीं फ्यूज किया, ठीक, इफ पैलेट इज नॉट फ्यूज, अगर पैलेट फ्यूज नहीं हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो क्या हो जाएगा? पैलेट फ्यूज नहीं हुआ तो क्लेफ्ट पैलेट होगा, ठीक, क्लेफ्ट पैलेट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लिप होगा, लिप नॉर्मल होगा, ठीक। केस आ जाता है, केस में ऐसे बच्चे में जो सिर्फ पैलेट सेपरेट हुआ है और लिप जो है नॉर्मली है। तो सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट अंदर से क्या होता है?
सेपरेट हो जाता है, लेकिन इसका लिप जो है लिप नॉर्मल रहता है, ठीक, होठ ऊपर से नॉर्मल रहता है। बट इसमें पैलेट क्या होता है, वो फ्यूज नहीं करता, इसलिए क्लेफ्ट पैलेट दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉरी क्या कहते हैं कि लिप नॉर्मल होगा, ठीक, नॉर्मल लिप, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर वो सेपरेशन फ्यूज अगर नोज तक ना हो, सेपरेशन पूरी तरह हो जाए, जिसके कारण से ये जो होठ है वो भी अपना सेपरेशन नहीं हो पाए, तो देखिए बीच में जो नाक के नीचे जो होठ पे ऊपर एक निशान रहता है, ठीक, वो दिखाता है कि ये आपस में जुड़े हुए, किसी जुड़े हुए दो पार्ट के जुड़े हुए को वो निशानी दिखाता है। तो ऐसे ही होता है। वही अगर होठ भी नहीं, अगर नहीं जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लेफ्ट 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 लिप भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लेफ्ट लिप, ठीक, ये दोनों हो जाएंगे, क्लेफ्ट लिप भी हो जाएगा। तो दोनों इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक। तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद दो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, ये दोनों दिखते हैं, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, ठीक। तो इसमें बराबर जो है कि दो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दोनों सेपरेट हो सकते हैं, हार्ड पैलेट भी और सॉफ्ट पैलेट भी, ठीक, सेपरेट हो सकते हैं। तो ये रहा, ठीक, ये मैक्सिला, ठीक। उसके बाद ये जो है कि बेबी जो है एम्ब्रियोजेनेसिस की जब यूट्रस में रहता है तब ये होता है। कब, यूट्रस में, वो भी कब, फिफ्थ या फिर 8th वीक में, ठीक, 5th to 8th वीक, 5वें सप्ताह से लेके 8वें सप्ताह में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसी टाइम अगर महिला जो है कि अगर कोई टेरोटोजेनिक ड्रग्स या कोई कार्सिनोजन या फिर कोई भी, या आयरन डिफिशियंसी या फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो गया, तो उसकी वजह से होता है। तो ये 5th to 8th आफ्टर 5th to 8th वीक में होता है। कब, कॉन्सेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी से लेके 5वें से 8वें सप्ताह तक, ठीक। तो ये है, मैं कॉन्सेप्ट दिखा, अभी मैं आपको फिगर भी दिखा दूंगा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का, ठीक। ये क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, ठीक, दोनों नाक के नीचे जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। देखिए ये लिप है, ठीक, ये नॉर्मल लिप है, आपको निशानी देखने को मिलता है जो आपके नाक के ऊपर रहता है, जो बच्चे होते हैं देखिए तो वहाँ निशानी रहता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ पार्ट या कोई चीज़ है जो दो आपस में मिली हुई, ठीक। तो यहाँ पे वो, लेकिन यही जब सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है तो इसमें फटे हुए होठ होते हैं, यानी क्लेफ्ट लिप होता है। देखिए दिखाते हैं अभी, देखिए ये अलग हो गया, ठीक, ये सेपरेट नहीं, फ्यूज नहीं हुआ, और ये नोज, ठीक, नोज के जस्ट नीचे, तो ये क्या हो गया, क्लेफ्ट लिप, ठीक, ये क्लेफ्ट लिप हो गया, और क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, ठीक। तो ये ऐसे देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आइए हम दिखाते हैं आगे। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्लेफ्ट पैलेट कंजेनाइटल होता है मालफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम दी फेल्योर, ठीक, फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस, दोनों मैक्सिलरी प्रोसेस आपस में फ्यूज नहीं हो पाती हैं, तो उससे क्या देखने को मिलता है, क्लेफ्ट पैलेट। देखिए ये मैक्सिलरी प्रोसेस है दोनों, ठीक, ये दोनों प्रोसेस है, यही फ्यूज नहीं होती हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट, यानी कि जब यूट्रस में फीटस डेवलप करता है तब द डिफेक्ट में अकर आइदर एलोन आर टुगेदर, यानी कि या तो सिर्फ पैलेट ही अलग हो सकता है, पैलेट ही अलग हो सकता है, या फिर दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक, ये तो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आगे, मैं अभी जो कि ये एलोन होता है, तो आइए इसको अब आगे हम देखते हैं। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक, तो ये डेफिनेशन है, ठीक, डेफिनेशन इसमें देख लीजिए, फिगर भी मैंने डाल दिया, तो क्लेफ्ट पैलेट, ठीक, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप
एंड क्लेफ्ट पैलेट, इसमें दोनों इन्वॉल्व है। इसमें सिर्फ देखिए ये पीछे का बैक साइड का ये सॉफ्ट पैलेट सेपरेट हो गया है। ठीक, सॉफ्ट पैलेट सेपरेट हो गया। इसमें क्या है कि होठ नॉर्मल है, देखिए होठ बच्चे का नॉर्मल है, लिप जो है नॉर्मल है, कटा नहीं है, सिर्फ पैलेट सेपरेट हुआ है, देखिए सॉफ्ट पैलेट। बट यहाँ पे देखिए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों, यानी लिप और पैलेट दोनों सेपरेट हो गए। ये नॉर्मलिटी दोनों में देखने को मिल रहा है। ठीक, दोनों में देखने को मिल रहा है। तो आइए देखिए क्लेफ्ट लिप या हेयर लिप इसे बोलते हैं, जिसे चिलियोसिस बोलते हैं। ठीक, चिलियोसिस बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? अ क्लेफ्ट लिप रिजल्ट फ्रॉम फेलोर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विथ नोज एलिवेशन ऑन फ्रंटल प्रोमिनेंस। ये क्या कह रहा है? क्लेफ्ट लिप रिजल्ट, हाँ मैक्सिलरी प्रोसेस, नोज एलिवेशन। ठीक, नोज एलिवेशन ऑन फ्रंटल प्रोमिनेंस। फ्रंटल प्रोमिनेंस का मतलब ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये बैक साइड, इसमें देखिए ये जो उभरा हुआ पार्ट है ऊपर मैक्सिला में, जो नाक के नीचे का पोर्शन होता है, जो ये देखिए इतना, ये क्या होता है? प्रोमिनेंस आगे की तरफ निकला होता है, इसी को बोलते हैं प्रोमिनेंस। ठीक, फ्रंटल प्रोमिनेंस। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो पैलेटोस्टिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ठीक, इसमें पैलेट अलग होता है। ठीक, तो क्लेफ्ट पैलेट रिजल्ट फ्रॉम फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ दी हार्ड पैलेट। ठीक, जो हार्ड पैलेट था वो फ्यूज नहीं हुआ, इस वजह से हुआ, विथ ईच अदर एंड विथ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक, तो ये देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए, हाँ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक, दोनों आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। देखिए सॉफ्ट पैलेट भी, आगे का इंटीरियर साइड का हार्ड पैलेट और पीछे का सॉफ्ट पैलेट। देखिए पीछे का ये सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ पे लिप भी सेपरेट है, दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों देखने को मिल रहा है और इस बच्चे में। ठीक, तो आइए आगे अब बात करते हैं डेफिनेशन के बाद टाइप की बात करते हैं। तो टाइप में देखिए तीन टाइप का होता है। देखिए पहला, ठीक, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, जो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉच, क्या? फॉर्मेशन ऑफ नॉच इन पैलेट। नॉच मतलब वही जो गैप बन रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, उसी को नॉच बोलते हैं। नॉच, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। पहला कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट या पार्शियल इसे बोलते हैं। ये तब होता है only hard palate are separated but lip are normal होता है इस कंडीशन में। ठीक, हार्ड पैलेट ही सेपरेट होता है इसमें। ठीक, तो इसमें हार्ड पैलेट देखिए, ये जो आगे की तरफ होता है वो हार्ड पैलेट होता है, पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। तो इसमें पूरा का पूरा नहीं होगा, सिर्फ हार्ड या सॉफ्ट पैलेट ही सेपरेट होगा। ठीक, हार्ड या सॉफ्ट पैलेट ही सेपरेट होगा। ठीक, तो इसमें इसमें जो होगा, जो कंप्लीट में होता है, इसमें फ्लोरा फ्यूजन नहीं, जो क्या कहते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये जो होगा इसमें जो ये कंप्लीट का होगा। ये एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसको देखिए एक सेकेंड, ये जो है ये इनकम्प्लीट का है, ये इनकम्प्लीट का है। इनकम्प्लीट के केस में ओनली हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट इज सेपरेट आर फेलोर ऑफ फ्यूजन। ठीक, और कंप्लीट में क्या होगा? हार्ड और सॉफ्ट दोनों सेपरेट नहीं होंगे। ठीक, सिर्फ और इनकम्प्लीट में पार्शियल होगा, यानी कि या तो सॉफ्ट या तो हार्ड पैलेट ही सेपरेट होगा, जबकि कंप्लीट में दोनों। दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नॉच फॉर्मेशन इन लिप देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप। अब क्या होगा? जो नॉच फॉर्मेशन होगा वो लिप में होगा, इसके बेसिस के आधार पे फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक,
यूनिलेटरल यानी कि नाक के एक साइड में होगा, नाक के, देखिए ये नोज है, नाक के एक साइड में होगा, ठीक। तो ज़्यादातर वैसे लेफ्ट साइड कॉमन होता है, लेफ्ट साइड कॉमन होता है, लेकिन नाक के एक साइड, ठीक, लेफ्ट साइड कॉमन होता है, और राइट साइड जो है कि राइट साइड बहुत रेयर केस में होता है। राइट साइड, सॉरी देखिए ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक। तो ये राइट साइड हमने बनाया है, लेकिन जो है कि लेफ्ट जो है मोस्ट कॉमन होता है। ज़्यादातर बच्चों में जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है यूनिलेटरल के केस में, यूनिलेटरल के केस में अगर देखें तो सिर्फ वो लेफ्ट साइड ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर लेफ्ट साइड। तो देखिए यूनिलेटरल मतलब नाक के एक ही साइड होगा, चाहे राइट होगा चाहे लेफ्ट होगा। लेकिन इस केस में देखिए एक केस ऐसा होता है जब दोनों साइड, ठीक, जब दोनों साइड सेपरेट हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। बट यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड हुआ, ठीक, तो हमने राइट भी दिखाया और लेफ्ट साइड, तो ये यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब नाक के एक ही साइड होगा। उसके बाद बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल में देखिए दोनों साइड होगा, यानी बीच से गायब हो जाएगा, ठीक। तो राइट और लेफ्ट में हो गया। आप यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप में राइट यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप और लेफ्ट यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक, ये हो गया। अब हम बाइलेटरल लिप की बात करते हैं। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड होगा। यूनिलेटरल मतलब यूनिलेटरल यूनिलेटरल और बाइलेटरल दो होते हैं, ठीक, बाइलेटरल। तो यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड होगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक। और बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, ठीक। लेकिन कॉमन कौन होता है, मोर कॉमन लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला मोर कॉमन होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अब बाइलेटरल का दिखा रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड जो है यूनिलेटरल मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन अब देखिए इसमें जो है कि बाइलेटरल जब कब होगा, जब दोनों साइड होगा, ठीक, दोनों नाक के दोनों साइड होगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैलेट, ठीक। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैलेट, यानी यहाँ पे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे देखा जाएगा। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक, क्लेफ्ट पैलेट, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप विथ, हाँ, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप विथ पार्शियल पैलेट इन्वॉल्वमेंट, ठीक। यानी कि लिप तो पूरी तरह सेपरेट होगा, लेकिन पैलेट जो होगा वो आधा इन्वॉल्व होगा, यानी कि या तो हार्ड पैलेट या तो सॉफ्ट पैलेट। तो उसे यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप यानी कि एक साइड होठ कटा होगा और बाकी उसी साइड का हार्ड या सॉफ्ट पैलेट अलग होगा, ठीक। उसके बाद बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप में, ठीक, तो ये होगा दोनों साइड। उसके बाद देखिए मैं टाइप के बाद आइए मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक, जूम, एक सेकेंड, देखिए ये जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक, मैंने फिगर डाल दिया था ये, हाँ देखिए। अब इसमें देखिए मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल लिप है, ये नॉर्मल लिप है, और ये यूनिलेटरल लिप, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पार्शियल, फिर देखिए इसमें नॉर्मल लिप और उसके बाद यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्या है कि पैलेट इनकम्प्लीट है, यानी कि पार्शियल पैलेट है, पार्शियल पैलेट। देखिए ये नोज है और लेफ्ट साइड सिर्फ होठ कटा हुआ है, सिर्फ होठ कटा हुआ है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है, और उसके बाद पार्शियली क्या है, हार्ड पैलेट सिर्फ अलग हुआ है, ठीक, हार्ड पैलेट। उसके बाद देखिए बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इनकम्प्लीट, ठीक। यहाँ पे दोनों साइड का होठ कटा हुआ है, लेकिन अभी भी पैलेट में सिर्फ हाफ पार्ट इन्वॉल्वमेंट है। पैलेट जो हार्ड पैलेट, सिर्फ हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट नॉर्मल है, हार्ड पैलेट सिर्फ अलग है, ठीक। तो ये यूनिलेटरल इनकम्प्लीट, ये यूनिलेटरल है। यहाँ पर क्या है, होठ भी इनकम्प्लीट है और हार्ड पैलेट भी इनकम्प्लीट है, इसलिए यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। उसके बाद देखिए नॉर्मल पैलेट में क्लेफ्ट लिप, ये क्या है, क्लेफ्ट लिप, ये देखिए ऊपर साइड से मुंह खोल के दिखाया गया है, देखिए नॉर्मल लिप है, सॉरी यहाँ पे पैलेट नॉर्मल है, देखिए पैलेट नॉर्मल है और बट लिप कटे हुए हैं, तो इसलिए क्लेफ्ट लिप हो गया, ठीक। और इसमें दोनों साइड के लिप कटे हुए हैं, नोज के दोनों साइड के लिप कटे हुए हैं, इसलिए
बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप। यहाँ बट यहाँ देखिए पैलेट नॉर्मल है, पैलेट नॉर्मल है, ठीक, ये पैलेट नॉर्मल है। उसके बाद देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा और जूम, हाँ दिख रहा होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की बात कर रहे हैं, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्लेफ्ट लिप के बाद क्लेफ्ट पैलेट। अब यहाँ पे सिर्फ पैलेट ही देखिए, सॉफ्ट पैलेट, पीछे का पोस्टीरियर साइड का पैलेट जो है अलग हुआ है, सेपरेट हुआ, फ्यूज नहीं कर पाया है। और यहाँ पे यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। यहाँ पे बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, मतलब दोनों इन्वॉल्वमेंट है। देखिए दोनों इन्वॉल्वमेंट, पूरा का पूरा पैलेट फ्यूज नहीं किया गया है, फ्यूज नहीं किया, ठीक। तो ये कंडीशन डेवलप हो गया है। उसके बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये क्या कहते हैं कि टाइप हो गया, टाइप के बाद काजेज की बात करते हैं, ठीक। एक सेकेंड, ये काजेज की बात करते हैं। तो देखिए काज, ठीक, काजेज में क्या है देखिए, हाँ तो देखिए ये अब हम काजेज की बात कर रहे हैं। काजेज में पहला टॉर्च हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन और रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग्स एब्यूज, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल एंड टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी, ये सब जितने भी काजेज हैं सब प्रेगनेंसी के दौरान वुम में, ठीक, मदर के वुम में यानी यूट्रस में ही ये दिक्कत देखने को आएगा जब ये कारण होगा, टॉर्च का इन्फेक्शन होगा, रेडिएशन एक्सपोजर होगा, ड्रग्स अब्यूज होगा, एल्कोहल और स्मोकिंग महिला करेगी, तो ये सब हो जाएगा। टॉर्च का मतलब देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसका रूबेला, ठीक, रूबेला। और उसके बाद साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ठीक, साइटोमेगालस वायरस। और उसके बाद हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इस वायरस से बार बार अगर इन्फेक्शन हो रही है, महिला को इन्फेक्शन अगर हो रहा है बार बार, तो ये काज कर सकता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक, यानी वॉम में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी लेके बच्चा पैदा हो सकता है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। तो ये टॉर्च है। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर की बात करें तो यानी कि ज़्यादा अगर वो एक्सरे करवा रही है, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कहीं पे महिलाएं जो है कि इंडस्ट्री में ऐसे जगह पे कार्य करती हैं जहाँ पे बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, बिना जो है कि लेड एप्रन का, या फिर उनको सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक, जो फैक्ट्री वगैरह में कार्य करते हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे महिलाओं को अगर जो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो जैसे कि 1-2 महीने 3 महीने की होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तब तक वो काम करती रहती हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है कि हमारे इस पे बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या दिक्कत होगी, वो नहीं पता होता है। लेकिन ये कंपनी वाले को चाहिए कि उसको रेस्ट दे दे या तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए, ठीक। ड्रग अब्यूज हुआ, किसी ड्रग्स की वजह, टेरेटोजेनिक ड्रग्स होने की वजह से, ठीक, एल्कोहल, या फिर माल न्यूट्रिशन यानी कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान खान पान सही से नहीं मिला और ऐसे डाइट नहीं मिली जिसमें
फोलिक एसिड ना हो तो। उसके बाद देखिए कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन यानी कि जस्ट बच्चा डिलीवर हुआ जैसे पैदा होगा उसके जस्ट बाद ही क्या दिक्कत देखने को मिलेगा, पुअर सकिंग होगा। पुअर सकिंग मतलब बच्चा सही से मदर के निप्पल को सक नहीं करेगा, ब्रेस्ट को सक नहीं करेगा और फीडिंग पुअर होगी। एस्पिरेशन रिजल्टेड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आरडीएस मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक। जो कि उसका क्लेफ्ट जो है कि लिप है, पैलेट है, तो वो सही से क्या होगा, वो सक नहीं कर पाएगा, वो निप्पल को सही से पकड़ नहीं पाएगा, तो इस वजह से उसको दिक्कत होगा सक करने में और फीड करने में दिक्कत होगा, ठीक। ताकि अच्छा ये चीज़ किस लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं डेवलप होगा। और दूसरा एक स्प्रेन करने के चांसेस ये होता है कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो पैदा होने के बाद जो होता है, जो म्यूकस उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न जाने पाए, इस वजह से उसको, तो ये दिक्कत जब क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है तो इसमें क्या होता है कि एस्पिरेट करने का चांसेस रहता है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का दिक्कत रहता है, ताकि वो एस्पिरेट कर ले जाए, ठीक। इसमें क्या बचाना होता है ताकि म्यूकस एस्पिरेट ना होने पाए उसके रेस्पिरेटरी में। लेटर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ठीक। जाहिर सी बात है बच्चा ये खाएगा, बच्चे सही से फीडिंग नहीं करेगा, सही से फीडिंग और सकिंग नहीं करेगा, ठीक। सकिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, हाँ, फीड और सक नहीं करेगा तो उसका ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ठीक। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होगा, यानी कि मिडिल ईयर में ईयर के मिडिल पार्ट में बार बार इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हार्ड पैलेट क्या है, हार्ड पैलेट सेपरेटेड है, तो ये जो है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन कर देगा, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन कर देगा, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और बार बार ये मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो हियरिंग लॉस हो जाएगा। जैसे देखिए ये ईयर है, ईयर में ये मिडिल ईयर और ये इंटरनल ईयर, ठीक। तो ये अगर ये ईयर पिन्ना है और ये मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, अब मिडिल ईयर में बार बार इन्फेक्शन होगा, मिडिल ईयर में बार बार इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इंटरनल ईयर में, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये इंटरनल ईयर में डिफेक्ट पैदा कर देगा, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाएगा। उसके बाद माल प्लेसमेंट या इरप्शन ऑफ द टीथ, यानी कि टीथ अपने लाइनिंग में नहीं होंगे, टीथ इधर उधर होंगे, ठीक। अब जब हार्ड पैलेट ही सही नहीं है तो उस एक लाइन में मतलब का अरेंजमेंट उनका नहीं होगा, कोई इधर निकला रहेगा, कोई उधर निकला रहेगा टीथ, कोई इधर, तो कोई एक दबा रहेगा उसी, मतलब टीथ सही से नहीं, टीथ का अरेंजमेंट ठीक से नहीं होगा, ठीक। अब देखिए कि माल प्लेसमेंट या इरप्शन का मतलब टीथ आपस में जो मैक्सिला और मैंडिबल में सही से नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए स्पीच प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि हमारे वोकल कार्ड में जो वॉइस बॉक्स होता है वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करता है, बाकी स्पीच का फॉर्मेशन हमारे लिप, चिक और टंग से बनता है। जितने भी अल्फ़ाबेट बनते हैं वो लिप और टंग और चिक से बनते हैं। आप कितना भी वो कर लीजिए, जो अल्फ़ाबेट और वो जो है कि वो इसी से बनेगा। आप मुँह नहीं चलाए अ करिए, ठीक। अ करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ आवाज़ निकलेगा, लेकिन जो है कि स्पीच का अल्फ़ाबेट का फॉर्मेशन हमारे लिप करते हैं, टंग करते हैं और चिक, ये मिल के कार्य करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर नाज़ल स्पीच होगा, यानी जब बोलेगा, ठीक, जब बोलेगा तो उसके नाक से आवाज़ निकलेगा, ऐसा लगेगा वो नाक से बोल रहा है, ठीक। बोल रहा है मुँह से, लेकिन बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि नाक से मुँह, ठीक, ठीक। तो वो जो भी बोलेगा वो नाक से, तो ये हाइपर नाजल स्पीच इसी को बोलते हैं, ठीक। तो आइए देखिए अगला मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट हम क्लेफ्ट लिप के मैनेजमेंट करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट इन क्लेफ्ट लिप, यानी कि कटे होठ में क्या रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड सर्जरी। तो देखिए दो बातें यहाँ पे हैं, अगर स्टोमी, देखिए किसी भी, जैसे सिस्टोक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी, टॉमी शब्द जहाँ पे आ रहा है उसका मतलब कट, और प्लास्टी का मतलब रिपेयर, ठीक। यानी कि सी डाल के जैसे भी करके उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक, उसको रिपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट नहीं करना है, यानी कि टॉमी नहीं करना है, प्लास्टी करना है, जिसे लिप का रिपेयर करते हैं तो चिलियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक। जब लिप का रिपेयर करते हैं तो चिलियोप्लास्टी उसे कहते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्लेफ्ट लिप, तो उसे चिलियोस्टॉपी। उसके बाद दूसरा देखिए ये कह रहा है सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्लेफ्ट लिप इज नोन है चिलियोप्लास्टी, ठीक। ये रिपेयर, कट नहीं करते हैं। अब इसमें दूसरा देखिए टाइम ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी कब तक होनी चाहिए, विद इन 6 मंथ, ठीक, 6 महीने के अंदर,
ठीक, 6 महीने के अंदर बच्चे का क्लेफ्ट लिप का रिपेयरमेंट करवा लीजिए। ठीक, बच्चा जब बॉर्न होता है, पैदा होने से 6 महीने तक के बीच में ही आपको करा लेना है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्पीच का फॉर्मेशन लगभग 6 महीने के बाद वो बोलने या फिर उसका स्पीच फॉर्मेशन होने लगता है फ्रॉम द डे ऑफ बर्थिंग। ठीक, उसके बाद रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 का मतलब ये होता है, देखिए रूल ऑफ 10 का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कि बच्चे का उम्र जो है 10 वीक होना चाहिए, 10 वीक होना चाहिए, और उसके जो है कि क्या बोलते हैं, वजन 10 पाउंड होना चाहिए, वजन 10 पाउंड होना चाहिए, यानी लगभग 1 पाउंड में 2.3 ग्राम नहीं, केजी होगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो शायद 1 पाउंड में, हाँ 1 पाउंड में 2.3 केजी या ऐसे कुछ होगा। ठीक, तो ये वेट है, यानी लगभग बच्चे की वेट जो है कि 3 केजी तक होना चाहिए, 3 केजी तक होना चाहिए। और दूसरा है 10 mg पर DL उसका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल 10 mg पर DL। ठीक, यानी कि रूल ऑफ 10 सारे वैल्यू ये तीनों 10 हो, इसीलिए इसको रूल ऑफ 10 कहा गया है। बर्न में भी हम रूल ऑफ 9 देखिए, रूल ऑफ 9 बर्न इन एडल्ट, किसमें, एडल्ट में। उसके बाद रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 इसके बारे में डिटेल अगर हम बताना चाहें तो आपको अगले वीडियो में बर्न पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 चाइल्ड में अप्लाई करते हैं, किसमें, चाइल्ड में। ठीक, और रूल ऑफ 9 एडल्ट में। उसके बाद रूल ऑफ 6, ठीक, रूल ऑफ 6। तो देखा आप लोगों ने मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड सर्जरी, मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड सर्जरी क्या है कि रिक्वायर्ड सर्जरी में द सर्जिकल प्रोसीजर, द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्लेफ्ट लिप, तो क्या हो जाएगा, चेलियोप्लास्टी। ठीक, चेलियोप्लास्टिक हमने क्या बताया कि हमने ये बताया कि जो जब रिपेयर करना होता है तो प्लास्टिक करते हैं, जब रिमूव करना होता है तो टॉमी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रिपेयर करना है। और हमने ये बताया कि रूल ऑफ 10 यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रूल ऑफ 10 का मतलब बच्चा 10 वीक का होना चाहिए, पैदा होने के बाद 10 वीक का होना, 10 सप्ताह यानी कि लगभग 2.5 महीने का होना चाहिए। और ये कब करना है, ठीक, 6 मंथ के अंदर ही करना है, 6 महीने के अंदर ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन, बच्चे का वजन 10 पाउंड होना चाहिए, बच्चे का वजन 10 पाउंड यानी लगभग 2.5 केजी से ऊपर होना चाहिए, 3 केजी से ऊपर होना चाहिए, 3 केजी से ऊपर। और बच्चे के ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल 10 होना चाहिए। मतलब कुल मिला के रूल ऑफ 10 का मतलब सभी वैल्यू 10 होने चाहिए, तो ये करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखिए नर्सिंग केयर में, ठीक, नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, इमीडिएट नर्सिंग केयर में मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑल वाइटल ETC, यानी बच्चे जैसे डिलीवर हो इमीडिएट केयर मतलब तुरंत दे रहे हैं नर्सिंग केयर, तुरंत नर्सिंग केयर दे रहे हैं, तुरंत जैसे डिलीवर हुआ उसी टाइम इमीडिएट। ऐसे बच्चे को जिसके वोट कटे फटे हों या पैलेट कटे फटे हों, तो ऐसे बच्चे को तुरंत नर्सिंग केयर जो देंगे वो देंगे कि पहले उसका सभी वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके सभी हैं सही कि नहीं, रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक सही है कि नहीं, एयरवे साफ करिए, उसके बाद ये करिए, एपगार स्कोरिंग करिए और सक्शनिंग करिए। सक्शनिंग करने नहीं तो जल्दी से एक क्या कर लेगा, एस्पिरेट कर ले जाएगा। ठीक, बच्चा क्या करेगा, एस्पिरेट कर ले जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रिवेंट द एस्पायरेशन, ठीक, वही एस्पायरेशन को रोकना है कि बच्चे का जो म्यूकस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाने पाए, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाने पाए। राइस ट्यूब फीडिंग देंगे ऐसे बच्चे को, जब इमीडिएट केयर देने के बाद वो फीड कर पाएगा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे बाद जैसे ही डिलीवर होगा उसके बाद अम्बिलिकल कार्ड कट करने के बाद उसको विटामिन के इंजेक्शन देने के बाद सारे उसको असेसमेंट करने, सारे रिफ्लेक्सेस चेंज करने के बाद उसको क्या करेंगे, मदर के पास उसको
कंगारू मदर केयर के लिए देंगे, तो कंगारू मदर केयर जब देंगे तो बच्चा सही से फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके होंठ कटे हैं और फटे हैं, इस वजह से वो पूरी तरह सक नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करिए, तुरंत राइल्स ट्यूब फीडिंग दे दीजिए, बच्चे को ट्यूब से फीडिंग दीजिए, बच्चे को ट्यूब से फीडिंग दीजिए। ठीक, बच्चे के नाक में ट्यूब, नाक के द्वारा ट्यूब डाल के, ठीक, इससे फीडिंग दीजिए। राइज ट्यूब फीडिंग कैन बी यूज्ड। बच्चे में कौन सा, जीरो साइज का, ठीक, जीरो साइज का यूज करेंगे। पैलेडाई स्पून, यानी कि इसको कैसे देना, आप लोग जब छोटे होंगे तो देखे होंगे कि ऐसे होता है। मम्मी जब पिलाती थी तो एक तो ऐसे चम्मच, किसी किसी को पीने का सौभाग्य मिला होगा। ठीक, ऐसे होता है, ऐसे। अब इतना इसको ऐसे पकड़ के ऐसे पिलाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पैलेडाई फीडिंग, पैलेडाई स्पून। क्या बोलते हैं इसे, पैलेडाई स्पून, पैलेडाई स्पून बोलते हैं इसे। ठीक, ये सिल्वर का भी मिलता है और उसका भी मिलता है, सभी का, और ठीक, और प्लास्टिक का भी मिलता है, जो मार्केट में अवेलेबल रहता है आसानी से, 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाता है। ठीक, कौन सा, पैलेडाई स्पून। कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस फूड पार्टिकल्स इनटू बैक टू द माउथ। इससे क्या होता है, ये जो इतना आगे वाला पार्ट है, इसकी मदद से बच्चे के आगे नहीं, उसको फेरिंग्स तक पहुंचा देंगे, तो वो निगल ले जाएगा, यानी कि उसको इसोफेगस तक पहुंच जाएगा, बच्चे को जो भी दूध वगैरह जो भी देना है तो वो पहुंच जाएगा। ठीक, फूड पार्टिकल बैक ऑफ द माउथ ऑन नियर सॉफ्ट पैलेट जब छोड़ देंगे वो तो गटक ले जाएगा। ठीक, वो गटक ले जाएगा। मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग बॉटल फीडिंग एंड इट्स कॉल्ड ESR। ठीक, यानी अब बच्चा ये फीड नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक मेथड यूज करना है, एक टेक्निक यूज करना है। टेक्निक में क्या यूज करना है, ESSR। ई मतलब इनलार्ज द निप्पल। आप ऐसा इस्तेमाल कीजिए, आप ऐसा इस्तेमाल, चाहे आपका ये पैलेडाई फीडिंग हो या फिर आपका जो बॉटल है, पिजन्स बॉटल, एक आता है पिजन्स बॉटल होता है, देखिए ये पिजन्स बॉटल आप मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगा, मार्केट में पिजन्स बॉटल मिलता है। तो इस बॉटल में ऐसे लंबा सा होता है ऐसे, और उसके बाद ये सॉफ्ट निप्पल लगे रहते हैं आगे। ठीक, इसे कहते हैं पिजन निप्पल या बॉटल। ठीक, पिजन बॉटल कहते हैं। तो जो भी आपको, ये पहला ई का मतलब कह रहा है कि इनलार्ज द निप्पल, जो भी आप यूज कीजिएगा निप्पल इनलार्ज, जो आगे का पोर्शन इनलार्ज हो, लंबा हो, वही यूज कीजिएगा। एस का मतलब स्टिमुलेट द सकिंग, उसको ताकि पीछे तक दीजिए, माउथ के बैक तक छोड़ेंगे तो वो सक करने की प्रैक्टिस करेगा, ताकि हम रिपेयर करने के बाद फिर से उसके में रिफ्लेक्स आ जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो सक करेगा। ठीक, जो भी है फीडिंग कर लेगा। एस मतलब स्वालोइंग का, यानी ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। स्वालोइंग अगर नहीं डेवलप कराओगे, कल के इसके मुंह में डालोगे तो वो सोचेगा कि ये ले कहाँ जाना, वो वहीं पड़ा रहेगा। ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो जनरेट करना होता है बच्चे में, सक करने की कैपेसिटी, वो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप कराना होता है, तो वो तब डेवलप होता है। अगर ये बच्चा नॉर्मल होता है, क्लेफ्ट नहीं, तो आसानी से मदर का ब्रेस्ट फीड करता, सक करता, स्वालो करता, सब कुछ करता है। लेकिन इसका ये फीड ही नहीं सर कर पा रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो स्वालो नहीं सही कर पाएगा, तो इसको कैसे भी प्रैक्टिस करा के स्वालोइंग कराइए। ठीक, दूसरा कह रहा है कि आर रेस्ट, इसको बहुत ज्यादा रोने होने मत दीजिए, बहुत ज्यादा वो नहीं करने दीजिए, रेस्ट करिए। ठीक, तो ये ESSR टेक्निक इस्तेमाल करना है ऐसे बच्चे के लिए। ठीक, उसके बाद आपका अगला एलिवेट द हेड। अब जब भी आप इसको फीडिंग कराएं, बच्चे का हेड जो है थोड़ा सा ऊपर साइड ऐसे उठा के आफ्टर फीडिंग, और उसके बाद फीड कराने के बाद बच्चे को बर्पिंग करिएगा, पीठ पे थपथपी दे देना है, ऐसे चिपका के ऐसे थपथपी देना है। इस वजह से, क्योंकि जो बच्चे का होठ था, प्लेलेट था, वो कटा था, वो सही नहीं था, तो इस वजह से जब वो सक कर रहा होगा तो मिल्क के साथ साथ एयर भी गया होगा उसके, तो जब एयर ऊपर आ जाएगा तो मिल्क स्टमक में उसके नीचे चला जाएगा, आराम से उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं तो वो
फिर वही बनी बनाई दही आपको परोस देगा। ठीक, तो बर्पिंग करना इसे बोलते हैं बर्पिंग करना, यानी थपकी देना, बर्पिंग करना। बर्पिंग कर दीजिए ताकि अच्छे से एयर ढकार ले ले, वो ढकार ले ले और मिल्क आपके उसके स्टमक में चला जाए। ठीक, तो ये है नर्सिंग इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर नर्सिंग में उसके बाद आ जाइए प्री ऑपरेटिव। अब जो बच्चे का रिपेयर होगा, क्लेफ्ट लिप और होठ का रिपेयर होगा, तो रिपेयर होने से पहले बच्चे का क्या केयर करना होगा, यानी प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या होगा, फीड इन अपराइट पोजीशन, ठीक, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि वो कुछ चीजें एस्पिरेट ना करे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको यूज एडाप्टिव डिवाइसेस एंड एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, उसको वो करना है। फीड स्लोली, क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा पिलाना, ये नहीं कि एक बार में पा गए पलाडाई स्पून और पिजन वो बॉटल पा गए तो उसको ढेर सारा ढपाज दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन बार बार देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। तो स्लोली फीड कराना है। बर्प फ्रिक्वेंटली, उसको जब भी पिलाना है तो बार बार उसको बर्पिंग करना, थपकी देना है। स्वॉलोड एयर, क्योंकि बिकॉज आप स्वॉलोड एयर, क्योंकि एयर भी स्वॉलो किया है, निकल गया है दूध के साथ। परफॉर्म मेटिकुलस ओरल हाइजीन। अब ऐसे बच्चे का जिसका टंग वो लिप नहीं सही है, पैलेट नहीं सही है, तो मिल्क चारों तरफ उसके माउथ में रुका रहेगा, तो उस माउथ को साफ रखिए, हाइजीन रखिए। मेटिकुलस ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, नहीं तो मिल्क अगर माउथ में रहेगा तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट यानी कि अब रिपेयरमेंट हो गया, बच्चे का जो है रिपेयर हो गया, क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो भी था रिपेयर हो गया, तो उसके बाद क्या देना है, उसको मेंटेन एयरवे। पहला काम उसको एयरवे उसका मेंटेन करके रखिए। कोई अगर रिपेयर करने के बाद कोई ब्लड हो, क्लॉटिंग हो या कोई म्यूकस हो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाने पाए, उसको एयरवे को क्लियर करना है, एयरवे को साफ सुथरा रखना, तभी वो लेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सक्शनिंग करना है, ओरल सक्शनिंग करना है। उसके बाद प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, बच्चे को बैक साइड में और अपराइट, बच्चे का हेड ऊपर हल्का सा उठा देना और उसको लेटा देना है। ठीक, विथ आर्म और एल्बो रिस्टेन, और बच्चे को लेटाने के बाद उसका ये आर्म जो है दोनों बांध देना है। एक आता है बैंडेज, ठीक, एक आता है बैंडेज, उसके बच्चे का हाथ ऐसे रहेगा और वो लेटा रहेगा, इसके हाथ पे ऐसे दोनों साइड लगा के बांध देना है। ठीक, ताकि वो हाथ झटके ना और वो ना करे, टच ना करे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आर्म और एल्बो रिस्टेंट, उसके आर्म या भुजाओं को बांध देना है, रिस्टेंट कर देना है। साइड लाइन पोजीशन, ठीक, साइड लाइन पोजीशन टुवर्ड द अनऑपरेटेड साइड। ठीक, यानी अगर उसको साइड लाइन दे भी रहे हैं तो जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उस साइड नहीं देना है, नहीं तो वो सूचरिंग टूटने का डर रहेगा। प्रॉन पोजीशन नहीं देना है, कभी नहीं देना है, कंट्रा इंडिकेशन है, वो तो जाहिर सी बात है, सर्जरी हुआ है उसको मुंह नीचे करके लेटाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक, ये तो कॉमन सेंस है। बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस डैमेज एट द सर्जिकल साइड, उसको बच्चे को क्या करना है, प्रॉन पोजीशन में नहीं लेटाना, यानी पेट के बल नहीं लेटाना है। मिनिमाइज क्राइंग, उसको कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वो रोए ना। ठीक, क्योंकि जब रोएगा तो प्रिवेंट प्रेशर ऑन सूचर लाइन, जो उसके होठ पे सूचरिंग लगे हुए हैं, होठ पे रिपेयर करके जो टांके लगे हुए हैं, टांके क्या होंगे, टूट जाएंगे। अगर वो रोएगा तो मुंह फाड़ के मुंह फैलाएगा तो यहाँ पे लगा है टाका, वो टूट जाएगा। तो इस वजह से उसको कोशिश करिए कि जो मांग रहा है उसको दे दीजिए, अगर प्यार मांग रहा है तो प्यार दे दीजिए, अगर फीडिंग मांग रहा है तो फीडिंग दे दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा कि रोने लगेगा। ठीक, तो चिल्लाएगा तो सूचर लाइन टूट जाएगा। जड टेक्निक ऑफ दी सूचरिंग इज यूज, जब सूचरिंग करते हैं तो जड टेक्निक यूज करते हैं। आपको जड टेक्निक का मतलब पता होना चाहिए। एक जड टेक्निक का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जेड टेक्निक का होता है। देखिए जेड टेक्निक जेड टेक्निक का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये स्किन का लेयर है, ठीक, इंजेक्शन देना है तो पहले हाथ रख के इस स्किन को यहाँ पे ऐसे
ऐसे हाथ रख के इस स्किन को पहले खिसका, ऐसे दबा के ऐसे दबाना है, ऐसे स्किन को दबाना है और दबाने के बाद ऐसे आगे की तरफ हल्का सा दबा के ऐसे आगे की तरफ ले जाना है। उसके बाद इंजेक्शन को वहीं पे प्रिक कर देना है। तो ये जेड टेक्निक के द्वारा इंजेक्शन है। ये क्या है, टाइप ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। हाथ ऐसे रखिए, जैसे उसके बटाक पे या कहीं पे दे रहे हैं, बैक पे अगर दे रहे हैं तो उसको हाथ ऐसे रखिए और हाथ रखने के बाद हल्का सा दबाइए और उसको ऐसे पूरे स्किन के लेयर को हल्का सा आगे की तरफ ढकेलिए। उसके बाद फिर इंजेक्शन यहाँ पे प्रिक कर दीजिए सीधा, और प्रिक करने के बाद दवा को इन्फ्लेट्रेट करने, मतलब इंस्टिलेट करें दवा को पूरा छोड़ने के बाद, दवा को पूरा छोड़ने के बाद ऐसे हाथ हटा लीजिए तो स्किन फिर से अपने स्थान, पहले स्किन को इधर साइड खींचिए, ठीक इधर साइड खींचिए, खींचने के बाद जब इंजेक्शन लगाइए तो छोड़ दीजिए, और छोड़ देंगे तो आप वो फिर से स्किन इधर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं जेड टेक्निक, ठीक जेड टेक्निक बोलते हैं। यानी कि स्किन को ऐसे 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 हाथ रखिए, हाथ रखने के बाद हल्का सा दबा के उसको आगे करिए और वहीं लगा दीजिए और फिर छोड़ दीजिए तो फिर स्किन। ये इसलिए करते हैं कि जो इरिटेटिंग ड्रग्स होती है, सब क्यूटेनियस देना होता है, फैट में देना होता है, तो वो फैट में आ जाते हैं। और ऐसी ड्रग्स जो होती हैं वो इरिटेशन पैदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है उस ड्रग्स को, जैसे मान लीजिए ये लेयर है, ड्रग्स को इन्फिल्ट्रेट आपने यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये जैसे ही नीडल को आप बाहर निकालेंगे तो ये फिर से ऐसे, अगर इसको ऐसे न करें तो ये फिर से वापस निकल जाएगा या ऐसे ऊपर आ जाएगा। कहाँ, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में आ जाएगा, एपिडर्मिस या अपर लेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे यार ईचिंग काज करेगा, ईचिंग या इरिटेशन काज करेगा। ऐसे ड्रग्स ईचिंग और इरिटेशन, तो इसी को बचाने, ईचिंग और इरिटेशन को बचाने के लिए उसको खुजली होगी, ईचिंग होगी, स्वेलिंग होगा, ये सब चीजें। तो इसी ड्रग्स को ऐसे में दिया जाता है। इसको क्या करते हैं कि सबक्यूटेनियस में दे तो दिए आपने, सब ऐसे भी सबक्यूटेनियस में जाएगा, सबक्यूटेनियस लेयर में ऐसे भी जाएगा, लेकिन यह है कि सीधा लगाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा लेयर में जहां पे हम बचाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर क्या होगा कि अगर आप स्किन को थोड़ा सा ऊपर वाली लेयर को, ऊपर वाली स्किन को लेयर को अगर एपिडर्मिस को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे और तब इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो इसे यहाँ दवा छोड़ने के बाद जैसे ऊपर वाला छोड़ देंगे, जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो बंद हो जाएगा, उसका रास्ता ही चेंज हो जाएगा, रास्ता चेंज हो तो ऊपर नहीं जाने पाएगा, वो सबक्यूटेनियस में ही ड्रग्स रहेगा। ठीक, तो ये जेड टेक्निक है। और ऐसे ही सूचरिंग करना है। सूचरिंग ये करना है, बच्चे का जो क्लेफ्ट पैलेट है और ये सूचरिंग करना है, तो इसको ऐसे 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 हाथ रख के, ऐसे ऐसे हाथ रख के ऐसे दबा के, ठीक, दोनों सिरे को ऐसे हल्का दबा के ऐसे ला के पास में, ठीक, इसी को जेड टेक्निक। फिर उसके बाद सूचरिंग करिए। ठीक, तो ये तो सर्जन का काम है, आपका काम है नहीं, बट बता दिया। ठीक, तो ये है जेड टेक्निक ऑफ सूचरिंग इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक, ताकि खिंचाव ना हो, एंड वहां यहाँ पे खिंचाव ना हो और वहां पे ड्रग्स ऊपर ना आए, इस वजह से करते हैं। एंड असिस्टिव डिवाइस जिसका नाम है लोगेन बाव इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्ट्रेचिंग एट द सर्जिकल साइट। ये लॉगन बाव ये होता है, ऐसे क्लिप होता है, ऐसे क्लिप होता है, बच्चे के ऐसे यहाँ माउथ पे लगाते हैं और वो बहुत, मतलब कि ये ऐसे होता है, बच्चे के यहाँ लगा ऐसे पट्टे से ऐसे पीछे बांध देते हैं, तो वो बांध देते हैं ऐसे माउथ को, ऐसे रहता है, यानी कि इसमें ऐसे रहेगा, नहीं तो ये अगर जाएगा ऊपर, ये बाहर की तरफ जाएगा तो वो सूचरिंग फट जाएगा। तो ये क्लिप क्या करता है, क्लिप ऐसे स्किन को ऐसे रोक के रखता है, जरा सा वो रोए भी, अगर बाई चांस अगर रो भी दे तो स्किन फैलेगा नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ताकि घाव वुंड हीलिंग सही से हो जाए। ठीक, उसके बाद एल्बो रिएस्टेंट यानी एल्बो को, दोनों बाही को बांध के, हाथ को बांध के रखना है, नहीं तो वो बार बार लाएगा इसी पे और नोचेगा, चीते जो बीच करेगा। ठीक, should be used to prevent the infant from injury or traumatize the surgical site। जहां पे सर्जिकल साइट, जहां सूचरिंग हुआ है, वहां पे बच्चा बार बार हाथ ले आएगा, खरगोट देगा या कुछ भी कर देगा, या उसको जो है डिस्टर्ब कर देगा सूचर को। ओरल फीडिंग अलाउड बट द सर्जिकल साइट शुड बी क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन आफ्टर ईच फीडिंग। ठीक, बच्चे को फीडिंग दीजिए लेकिन सलाइन से उसके माउथ को वॉश करते जाइए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर था। ठीक, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बाद अब देखिए इसमें
देखिए रिक्वायर्ड सर्जरी फॉर, वो क्लेफ्ट लिप के लिए था, अब ये क्लेफ्ट पैलेट के लिए रिक्वायर्ड सर्जरी फॉर क्लेफ्ट पैलेट। अब पैलेट को रिपेयर करने जा रहे हैं, तो यहाँ वहां पे चिलियोप्लास्टी था, लिप को कर रहे थे चिलियोप्लास्टी, यहाँ पैलेट को कर रहे हैं तो पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी द सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट इज नोन एज पैलेटोप्लास्टी। ठीक, टाइम ऑफ सर्जरी कब करना है, बिटवीन 6 मंथ से 24 मंथ के बीच में, यानी 6 महीने से 2 साल के अंदर क्या करना है, क्लेफ्ट पैलेट का आप कर सकते हैं लगभग आराम से। पैसे इकट्ठा कर लीजिए, हर एक चीज जो भी करना हो, अगर आपका भगवान दिया करे ऐसा हो, अगर पैसे हो तो कर सकता है, उसको एडवाइस दे दीजिए, जितना जल्दी करा लेंगे उतना ठीक होगा। यानी ये कब करेंगे, 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में, बिफोर स्पीच डेवलपमेंट, यानी बच्चा जब दादा पापा बोलने से पहले करना होगा, ये शब्द बोलने से पहले, जब ये शब्द सीख लेगा, सीखना जब उसका टाइम आ जाएगा, सीखने का टाइम, तब आप कराएंगे, तब तो वो सीख ही नहीं पाएगा, स्पीच में डिस्टर्बेंट होगा और स्पीच इंपेयरमेंट, इसी को बोलते हैं स्पीच इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट यानी वो कुछ शब्द को समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक, और उसके शब्द जो है अल्फाबेट सही से नहीं निकलेंगे। तो ये करना होगा। पैलेट की सर्जरी कब करना होगा, 6 महीने से लेके 24 मंथ में, और इसके प्रोसीजर को पैलेटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें देखिए पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या देंगे, जब पैलेट का हो जाएगा, पैलेट में हो जाएगा तो प्रोवाइड प्रॉन एंड साइड लाइन पोजीशन, हमेशा पीठ के बल ही लेटाना है और साइड वाइज ही लेटाना है, और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। सुपाइन पोजीशन कंट्राइंडिकेशन होता है, देखिए ध्यान दीजिए, सुपाइन पोजीशन इज कंट्राइंडिकेशन, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए अब उसमें लिप वाले में क्या था कि सुपाइन पोजीशन, उसमें प्रॉन पोजीशन कंट्राइंडिकेशन था, उसमें प्रॉन पोजीशन कंट्राइंडिकेशन था, और इसमें क्या होगा, सुपाइन पोजीशन कंट्राइंडिकेशन होगा। ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है, इसमें बच्चे को ऐसे नहीं लेटाएंगे, उसमें कंट्राइंडिकेशन है, इसमें बच्चे को लेफ्ट में ऐसे साइड लाइन लेटाएंगे। देखिए साइड लाइन, ठीक, प्रॉन या पेट के बल लेटाना है या फिर साइड लाइन में लेटाना है, बच्चे को सुपाइन मतलब नहीं लेटाना है, जो कि लिप में कर रहे थे, लिप वाले सर्जरी में कर रहे थे। ठीक, इंस्ट्रक्शन टू पेरेंट्स टू अवॉइड हार्ड फूड, बच्चे मदर उनके माँ से बोलो कि बच्चे को हार्ड चीजें मत चबाने खाने के लिए दीजिएगा, और टूथब्रश मत यूज कीजिएगा, टूथब्रश मत यूज कीजिएगा। ओरल पैकिंग इज प्रेजेंट एट द सर्जिकल साइट फॉर 2 to 3 डेज, यानी कि जैसे बच्चे को सर्जरी हो जाए तो 2 से 3 दिन तक उसके माउथ में गाज पीस वगैरह ये सब भर के रखें, ओरल पैकेजिंग करें। ठीक, फीडिंग शुड बी प्रोवाइडेड बाय राइल्स ट्यूब से, यानी नाक में नली डाल के उसको 7 से 8 दिन तक उसको फीड कराएं। देन ओरल विल बी स्टार्टेड पर डॉक्टर ऑर्डर, जैसा भी डॉक्टर कहे वैसा। अवॉइड द यूज ऑफ ओरल सक्सेशन, ओरल सक्शनिंग नहीं करना है, माउथ से उसको सक्शनिंग नहीं करना है। टंग डिप्रेशर नहीं यूज करना है, माउथ यानी कि जीभ को दाबने वाला डिप्रेशर नहीं यूज करना है। ओरल थर्मामीटर नहीं यूज करना है। स्पून एंड स्ट्रा, बिकॉज थर्मामीटर, स्पून और स्ट्रा नहीं इस्तेमाल करना है, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस डैमेज एट द सर्जिकल साइट, यानी पैलेट में जो टांके चले हुए सर्जरी हुआ है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। स्ट्रा अगर यूज करेगा बच्चा, स्ट्रा यूज करेगा या तो टंग डिप्रेशर या सक्शनिंग यूज करेंगे तो सूचर डिस्टर्ब हो सकता है या खुल सकता है, टांके खुल सकते हैं। इफ यू हैव टू नोटिस हाइपरनाजल स्पीच देन इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक, हाइपरनाजल स्पीच मतलब कि नाक से ज्यादा आवाज उसकी निकल रही है और माउथ से कम, नाक के बल ज्यादा बोल रहा है, अगर माउथ से कम बोल रहा है, स्पीच कर रहा है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, उसको दिखाइए सही से सर्जरी नहीं हुआ है। ठीक, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव पैलेट का था। तो ये ऑल ओवर आपका हो गया। आज मैंने पीडियाट्रिक का लाया था, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो डियर स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।